वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, अपन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर जो है वह पढ़ रहे थे, और उसके अंदर अपन ने लास्ट परागण पॉलिनेशन तक कंप्लीट किया था। पॉलिनेशन के अंदर अपन ने देखा था कि पॉलिनेशन या परागण क्या होता है, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, और कौन कौन से एजेंट जो होते हैं वो पॉलिनेशन के अंदर काम में आते हैं। दोनों तरह के एजेंट अपन ने पढ़े थे, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। इस लेक्चर के अंदर अपन लोग बात करेंगे बेटा निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में। आज अपन बात करेंगे बेटा बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की क्रियाविधि। बहुत ही शानदार बेटा फ्लावर का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है बेटा। देखो बेटा क्या शानदार डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को अपन लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे नीचे बेटा रेसेप्टेकल है, रेसेप्टेकल के ऊपर की तरफ सेपल्स है, सेपल्स के ऊपर की तरफ अपन बात करें तो पेटल्स है, पेटल्स के ऊपर की तरफ अगर बात करें तो ये वाली जो चीज़ दिख रही है दैट इज एंड्रोशियम, और ये जो है वह गाइनोसियम है। बेटा परागण के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है, पराग कण जो होते हैं वह स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, और उसके बाद उनका क्या होता है, अंकुरण होता है, क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो ये आई थिंक अपन सब चीज़ क्लियर कर चुके हैं। आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखना और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना, क्योंकि सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, बस इस चीज़ों को छोड़कर ये अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन अपन पढ़ चुके हैं। बात करते हैं बेटा निषेचन क्या है, या जिसको अपन लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, कि वह क्या होता है। बेटा नर और मादा युग्मकों के जो संलयन की क्रिया होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है अपन सब जानते हैं कि नर के लिए अपन लोग जो है सिंबल जो काम में लेते हैं, नर के लिए अपन जो सिंबल काम में लेते हैं, नर या मेल के लिए जो सिंबल काम में लिया जाता है वह अपन लोग लेते हैं दिस वन। ठीक है, और मादा या फीमेल के लिए जो सिंबल काम में लेते हैं वह होता है आपके कुछ इस तरीके का। तो बेसिकली निषेचन की परिभाषा क्या है कि नर व मादा युग्मकों के संलयन की जो क्रिया है उसे ही अपन लोग निषेचन कहते हैं, कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक के साथ संलयन निषेचन कहलाता है। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जो संलयन है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं। बेटा देखो क्या हुआ, अब तक क्या हुआ बेटा, कि ये सपोज मैं कह रहा हूं स्टिग्मा है, ये है स्टिग्मा। ठीक है, और इस स्टिग्मा के ऊपर जो है, इस स्टिग्मा के ऊपर पराग कण जो है वह आ गया। अब इस स्टिग्मा के ऊपर, इस वर्तिकाग्र के ऊपर यह पराग कण जो है वह लैंड करता है, और उसके अंदर अंकुरण होता है, और अंकुरण के द्वारा उसके अंदर क्या बनती है बेटा, पराग नली बनती है, और इस पराग नली के अंदर नर युग्मक होते हैं। और आपको जो यहाँ पर जो है इस एम्ब्रियो शैक के अंदर आपको एग न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो परागण में अपन ने यही कहा था कि परागण क्रिया के द्वारा चल युग्मक जो है, अचल युग्मक परागकण अचल युग्मक अंड के पास आता है। परागण इसलिए जरूरी होता है। तो निषेचन में क्या होगा कि जो नर युग्मक है जो पराग नली के अंदर है वह एम्ब्रियो शैक के अंदर प्रेजेंट मादा युग्मक के साथ फ्यूज होता है और निषेचन की क्रिया कंप्लीट करता है। तो अभी तक अपन सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़े क्या, कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ फीमेल गैमिट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जो संलयन है उसे निषेचन कहते हैं। बेटा निषेचन की जो क्रिया है कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। द फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस देयर आर सो डिफरेंट स्टेप्स आर देयर। एक एक स्टेप को अपन देखते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं, पहला स्टेप जो है उसको बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण, द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर पराग कणों का अंकुरण। देखो बेटा अभी अपन ने बात बताई कि जब ये सपोज ये रही, ये जो स्टिग्मा है इसको मैंने एक्चुअली इस तरीके के, ये जो स्टिग्मा है
इस स्टिग्मा को ही, इस स्टिग्मा को बड़ा करके बताया है। तो बेसिकली क्या होता है कि परागकण जो है, परागकण परागण की क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं कि द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन प्रोसेस। तो क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, इस वर्तिकाग्र से शर्करा और जो मॉइस्चर है, नमी है, शुगर और जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इस एब्जॉर्प्शन के कारण इसके अंदर जब लिक्विड आएगा तो इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा। किसके अंदर, परागकण के अंदर। और परागकण के अंदर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो इसकी इंटाइन जो है वह फटकर जर्म पोर से बाहर आएगी और क्या बनाएगी बेटा, पराग नलिका या पोलन ट्यूब बनाती है। ठीक है, ये इस स्लाइड के अंदर बता रखा। क्या कह रहा है कि परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। परागण के बाद क्या हुआ, ये परागकण जो है वह वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और फूल जाएंगे। ठीक है, अंकुर, और वे वर्तिकाग्र से नमी और शर्करा सामग्री को अवशोषित करते हैं और फूल जाते हैं। परागकण की अंतचोल जो होती है वह जनन छिद्र, इसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर को क्या बोलते हैं बेटा, जनन छिद्र के सहायता से इंटाइन जो है वह पराग नलिका के रूप में आती है, बाहर आती है। ठीक है, नली जैसी बाह्यवर्धी के रूप में बाहर निकलती है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, पराग नली कहते हैं। कि द आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा एंड स्वेल अप। वे क्या करते हैं, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करते हैं, किससे, स्टिग्मा से। किसको करेंगे, शुगर को और मॉइस्चर को, जिसकी वजह से दे स्वेल अप एंड ड्यूरिंग द स्वेल अप द प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड दैट एंड द इंटाइन कम्स आउटसाइड फ्रॉम द जर्म पोर एज पोलन ट्यूब्स। ये कह रहा है, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड शुगर कंटेन फ्रॉम स्टिग्मा एंड स्वेल अप। द इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स ग्रो आउट through the any-one germ pore of exine in the form of tube-like structure and that is called as pollen tube। उस tube-like structure को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, pollen tube कहते हैं। क्लियर चीज है बेटा, पूरी स्लाइड क्लियर है। आगे देखो बेटा, अब देखो बेटा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें परागकण के अंकुरण के द्वारा एक ही पराग नलिका निकलती है। ऐसी जो कंडीशन होती है उसको मोनोसाइफनस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोनोसाइफनस या एक नलिकीय अवस्था। एक नलिकीय अवस्था, एक नलिकीय अवस्था, जिसमें क्या हुआ बेटा, परागकण के अंकुरण के द्वारा केवल जो पराग नली बनी उसकी संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। ठीक है, एक नलिकीय अवस्था या मोनोसाइफनस कंडीशन देखते हैं। जैसे ये परागकण है, इससे क्या निकली, ये तो हो गया बेटा अंकुरित परागकण। इसको क्या बोलूंगा मैं, अंकुरित परागकण, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, that is germinated pollen ग्रेन, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। ये भी यही है, ये भी यही जर्मिनेटेड। अब यहां से ये क्या निकली बेटा, ये निकली पराग नलिका, पराग नलिका, पोलन ट्यूब। क्या निकली बेटा, पोलन ट्यूब निकली। ठीक है, तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसके अंदर केवल एक ही पराग नलिका निकलती है। ठीक है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें परागकण अंकुरण के समय एक से ज्यादा पराग नलियां निकलती है, और अगर एक से ज्यादा पराग नलियां निकलेगी तो उसको बोलेंगे बेटा अपन पॉलीसाइफनस अवस्था, या इसको हिंदी के अंदर क्या लिखेंगे बेटा, बहुनलिकीय अवस्था, बहुनलिकीय अवस्था। और यहां पर होगी बेटा एक नलिकीय अवस्था। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, एक पादपों का एक कुल है, प्लांट की एक फैमिली है जिसका नाम है मालवेसी। क्या नाम है बेटा, मालवेसी। और एक कुल है कुकुरबिटेसी, एक है कुकुरबिटेसी। तो मालवेसी और कुकुरबिटेसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी पॉलीसाइफनस कंडीशन, लेकिन मैक्सिमम जो आपके आवर्त बीजी पादप है उसके अंदर
मोनोसाइफनस कंडीशन देखने को मिलेगी। ये इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है अधिकांश, ठीक है, अधिकांश आवर्त बीजी पादप, अधिकांश आवर्त बीजी पादप। मैक्सिमम जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म, मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म होते हैं, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, उसके अंदर आपको मोनोसाइफटस कंडीशन देखने को मिलेगी। जबकि जो फैमिली है आपके मालवेसी और कुकुरबिटेसी, कौन सी फैमिली बेटा? मालवेसी, कुकुरबिटेसी याद करो, और भी कई जगह अपन ने कुकुरबिटेसी पढ़ाया था, आप लोग ध्यान करने की कोशिश करें। कुकुरबिटेसी जिसके अंदर एक से ज्यादा बीज बन जाए, कई सारे बीज होते हैं, ककड़ी है, मतीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा ककड़ी है, इन सब में कौन सी है बेटा? आपको पॉलीसाइफनस कंडीशन देखने को मिलती है। देख लेते हैं, स्लाइड से पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर लिया है कि वन पोलन ट्यूब डेवलप्ड इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, इट इज कॉल्ड एज मोनोसाइफनस कंडीशन, but more than one pollen tubes develop in Malvaceae and Cucurbitaceae family. It is called polysiphonous condition. अधिकांश आवृतबीजी पादपों में एक पराग नलिका विकसित होती है, इसे एक नलिकीय स्थिति कहते हैं। लेकिन मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल में एक से अधिक पराग नलिकाएं विकसित होती है, जिसे बहुनलिकीय अवस्था कहते हैं। क्लियर है बेटा? बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो बेटा, अब होता क्या है, पराग नलिका, ये क्या है बेटा? ये है आपके स्टिग्मा। ये क्या है बेटा? स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा, जिसको बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, इस पराग नलिका से, ये है आपके पोलन ट्यूब, ये है पोलन ट्यूब, पराग नलिका, पराग नलिका। अब इस पराग नलिका से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। ये पराग नलिका क्या करेगी? ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम स्रवण करेगी। यहां पर क्या करेगी बेटा? एंजाइम का स्रवण करेगी, एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। क्या करेगी बेटा? एंजाइम सिक्रेशन। अब ये एंजाइम क्या करेंगे? ये एंजाइम रास्ता बनाएंगे, और रास्ता बनाने के लिए ये जो भी वर्तिका के उत्तक जो होंगे, वर्तिका और वर्तिकाग्र के जो उत्तक होंगे, उनको गलाने का काम करेंगे। मतलब पराग नलिका को कहां जाना है? याद करो बेटा, पराग नलिका को कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है, और एग जो है वो लगभग कुछ यहां पर आपके पड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से देख लूं कि ये है एम्ब्रियोसैक और एग जो है वह यहां पर पड़ा है, तो पराग नलिका को यहां पर आना है, ठेठ यहां पर आना है। पराग नलिका को कहाँ आना है बेटा? यहाँ पर आना है। तो इसके लिए उसको वर्तिका के और वर्तिकाग्र के जो उत्तक होंगे उनको गलाना पड़ेगा। तो उनको गलाने के लिए जो भी एंजाइम सीक्रेट होंगे वह पराग नलिका के द्वारा होंगे, पोलन ट्यूब के द्वारा होंगे। क्या कह रहा है कि पराग नली एंजाइम उत्पन्न करती है जो वर्तिकाग्र के और ठोस वर्तिका के उत्तक को पचाते हैं। द पोलन ट्यूब प्रोड्यूस द एंजाइम विच डाइजेस्ट द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड सॉलिड स्टाइल। अब बेटा देखो, कुछ पादप तो ऐसे होते हैं, वो चलो बाद में बात करते हैं कि अब होता क्या है। जैसे जैसे पराग नलिका वर्तिका के उत्तकों को पहुंचाते हुए नीचे की तरफ जाती है, किसकी तरफ? एम्ब्रियोसैक की तरफ जाती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, उसके सबसे पहले तो उसके अंदर आगे की तरफ कौन रहता है बेटा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है। कौन रहता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस या कायिक केंद्रक, या उसे ही अपन लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। क्या हिंदी में लिखते हैं इसको बेटा? कायिक केंद्रक। आगे की तरफ कौन रहता है बेटा? कायिक केंद्रक रहता है। आगे की तरफ कौन रहेगा बेटा? कायिक केंद्रक, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? नलिका केंद्रक कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? नलिका केंद्रक, ठीक है। अब जब पराग नलिका वर्तिकाग्र से नीचे वर्तिका में आती है तो सबसे पहले कायिक केंद्रक पराग नली में प्रवेश करता है। उसके बाद जनरेटिव जो सेल्स होती है वह उसके बाद आगे की तरफ आते हैं। नली केंद्रक पराग नलिका में, जो नली केंद्रक होता है वह पराग नलिका में सबसे आगे की तरफ रहता है, अंतिम स्थान ग्रहण करता है।
कायिक केंद्रक पराग नली की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जबकि और ये नली केंद्रक आगे की तरफ रहेगा और यही जो है वह पराग नलिका की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। इसी दौरान जो जनरेटिव सेल थी उसके अंदर, जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और इस समसूत्री विभाजन के द्वारा दो जो है वह नर युग्मकों का निर्माण होता है। क्या कह रहा हूं मैं कि जब पराग नली वर्तिकाग्र से वर्तिका में आती है तो सबसे पहले कायिक केंद्रक पराग नलिका में प्रवेश करता है। सबसे पहले कौन करेगा बेटा? कायिक केंद्रक, ठीक है। और उसके बाद जनन कोशिका जो है, उसके बाद जनन कोशिका प्रवेश करती है। नली केंद्रक पराग नलिका में अंतिम स्थान पर ग्रहण करता है और कायिक केंद्रक पराग नलिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसी बीच जनन कोशिका में क्या होगा बेटा? विभाजन होगा और दो नर युग्मक बनते हैं। हालांकि ये चीज बेटा पहले भी अपन लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। When the pollen tube comes down from the stigma into the style, कि when the pollen tube, ये कौन सा पोर्शन है बेटा? ये स्टाइल का पोर्शन है। ये जो पोर्शन दिख रहा है, द पोर्शन इज व्हाट? द स्टाइल पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है? द स्टाइल पोर्शन है। द स्टाइल पोर्शन ऑफ पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल का स्टाइल पोर्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि द फर्स्ट ऑफ ऑल द वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर इन द पोलन ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस enters into the pollen tube, then it followed by generative cells. The tube nucleus occupied the terminal position of the pollen tube. The vegetative nucleus or tube nucleus control the growth of pollen tube. It is very important data. Is that clear? It is very important data कि the which nucleus control the growth of pollen tube. The tube nucleus control the growth of pollen tube. Meanwhile, the generative cell divides mitotically to form two male gametes. Is that clear बेटा? बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसको देखिएगा। अब देखो बेटा, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, जो पराग नलिका होती है या पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब की वृद्धि के लिए दो एलिमेंट बहुत जरूरी है। एक का नाम है बेटा बोरोन और एक का नाम है कैल्शियम। दे आर हाईली एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। पोलन ट्यूब की वृद्धि के लिए बोरोन और कैल्शियम जो होते हैं वह आवश्यक होते हैं। दोनों, ये तो अपने लिख लिया, बोरोन और कैल्शियम तत्व मुख्य रूप से अगर इन दोनों में भी बात करें तो मैक्सिमम कौन सा है बेटा? मैक्सिमम जो है वह अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको बोरोन लगाना है। बोरोन और कैल्शियम जो होते हैं वह पराग नलिका की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। आगे देखो बेटा, पोलन ट्यूब जो है एक्चुअली क्या होती है कि पराग नली शीर्षस्थ वृद्धि दर्शाती है। पराग नलिका जो होती है वह हमेशा आगे से वृद्धि करती है और आगे से जो एपिकल पोर्शन से जो ग्रोथ होती है उसको अपन लोग एपिकल ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एपिकल ग्रोथ। पोलन ट्यूब जो होती है बेटा बेसिकली क्या होती है, सहायक कोशिका के ऊपर अपन सब जानते हैं कि सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका होते हैं, उसके ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु रूपी समुच्चय होते हैं। ये समुच्चय क्या करते हैं? कुछ विशेष प्रकार के केमिकल जैसे ये बनाएंगे क्या? कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे बेटा? कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की तरफ जो पोलन ट्यूब है वह अट्रैक्ट होती है, मतलब इट इज अ कीमोट्रॉपिक टाइप ऑफ मूवमेंट। रसायनुवर्तनी मूवमेंट जो है देखने को, रसायनुवर्तनी गति जो आपको देखने को मिलती है। पराग नली शीर्षस्थ वृद्धि दर्शाती है। कैल्शियम बोरोन इनोसिल शर्करा संकुलन, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शर्करा संकुलन के कारण पराग नलिका स्थायी कोशिका की ओर रसायनुवर्ती कीमोट्रॉपिक गति दर्शाती है। पोलन ट्यूब शो एपिकल ग्रोथ, ये चीज अपन ने क्लियर कर ली। पोलन ट्यूब शोज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट टुवर्ड, दो बार आ गया टुवर्ड, एक को काट देते हैं बेटा, टुवर्ड सिनर्जिड ड्यू टू कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, इनोसिटोल सुगर कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से वह कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करती है। सिनर्जिड इस कॉम्प्लेक्स को रिलीज करेगी जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है इसकी तरफ जो है वह आकर्षित होती है। अब देखो बेटा आगे, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनकी जो स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा के बाद जो स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये तो पोर्शन हो गया बेटा अपना स्टिग्मा, जिसको अपन लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, और ये जो होता है उसको बोलते हैं बेटा स्टाइल,
जिसको बोलते हैं बेटा वर्तिका। तो इस वर्तिका का टीएस मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वर्तिका को मैंने यहां से काटा और ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है ना। वर्तिका है, उस वर्तिका का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया और उस वर्तिका का ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसफर या अनुप्रस्थ काट, हिंदी इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन या हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा अनुप्रस्थ काट, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वर्तिका होती है वह बिल्कुल सॉलिड होती है। कैसी होती है बेटा? वर्तिका बिल्कुल ठोस होती है, ठीक है। लेकिन कुछ के अंदर, बीज के अंदर आपको कैविटी, होलो कैविटी देखने को मिलेगी। तो मुझे बताओ बेटा किस प्रकार के वर्तिकाग्र के अंदर पराग नलिका की जो वृद्धि होगी वह इजी होगी? सीधी सी बात है, इसके अंदर होगी। इसके अंदर उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है, द सॉलिड स्टाइल हैज ए कोर ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यू while in hollow style the stellar canal is lined by glandular cells। ये स्टेलाइल, ये क्या है बेटा? स्टाइलर कैनाल क्या है बेटा? ये स्टाइलर कैनाल है और इस स्टाइलर कैनाल के बाहर की तरफ क्या पड़ेगा आपको? ग्लैंडुलर सेल्स, ग्रंथिल कोशिकाएं देखने को मिलेगी। ग्रंथिल कोशिकाएं की एक स्तर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठोस वर्तिका में संचरण उत्तक का 1 करोड़ होता है। ये क्या है? ट्रांसमिटिंग टिश्यूज पड़े होंगे, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर बेटा संचरण उत्तक। जबकि खोखली वर्तिका में वर्तिका नाल ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा आश्रित होती है। स्टाइलर कैनाल को बोलते हैं बेटा वर्तिका नाल। क्या बोलते हैं बेटा? वर्तिका नाल। क्लियर बेटा? यहां तक चलते हैं आगे, पानी पी लेता हूं। अब देखो बेटा आगे क्या होता है। जब पराग नलिका वृद्धि करती हुई एम्ब्रियो सेक के पास पहुंचती है तो माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो शेक के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। या अपन कह सकते हैं कि माइक्रोपाइल की ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर रीजन है, बीजांड द्वार जो शिरा है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये क्या है बेटा? माइक्रोपाइल हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पराग नलिका, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं बेटा? बीजांड। ओवेरी को बोलते हैं बेटा अंडाशय, ठीक है। तो क्या हुआ? यूं तो बेटा अगर हायर स्टडीज के अंदर जाओगे तो आपको कई तरह के पराग नली के प्रवेश देखने को मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी जो अपने कह रही है कि पराग नलिका जो है बीजांड द्वारी सिरे से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। एंट्री ऑफ, इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, की एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। फाइनली द पोलन ट्यूब एंटर्स इन द ओवेरी एट दैट टाइम ओव्यूल बिकम मैच्योर। इस समय तक ओव्यूल जो होता है वह मैच्योर हो चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है। पोलन ट्यूब जनरली एंटर्स इन ओव्यूल थ्रू दी माइक्रोपाइल। अंत में पराग नली अंडाशय में प्रवेश करती है, उस समय बीजांड परिपक्व हो जाता है। पराग नली सामान्यतः बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखते हैं आगे क्या होता है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, पोलन और पिस्टिल के अंदर इंटरैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि बेटा सपोज मैं कह रहा हूं परागण हुआ, पॉलिनेशन हुआ, कोई पराग कण उड़े और वो किसी प्लांट के ऊपर, उसकी स्टिग्मा के ऊपर, उसकी वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर गिर गए। बेटा क्या नेचर में पॉलिनेशन या परागण इस बात की गारंटी देता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो पराग कण हैं वह उसी स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लगेंगे? कोई गारंटी नहीं है। ना तो कोई भी नेचर के अंदर ऐसी गारंटी नहीं है कि एक ही स्पीसीज के पराग कण उसी जाति के उसी जाति के वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर लगेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, एक कोई प्लांट स्पीसीज है तो उसके ऊपर कई और प्रकार के परागकण, कोई जाति दूसरी जाति के भी परागकण आकर गिर जाते हैं, लेकिन अंकुरण या पराग नली की वृद्धि केवल उसी जाति की होगी जो उसके खुद की जाति का है। दूसरी वाली जाति का, इसको ऐसे समझते हैं बेटा, सपोज देखो बेटा मैं कह रहा हूं ये एक है वर्तिका, ये है
वर्तिका, इसको देख लेते पहले, वर्तिकाग्र से देख लेते हैं, अपन को उससे काम ही नहीं है। ये कह रहा हूं वर्तिकाग्र है, जिसको बोलते हैं अपन लोग स्टिग्मा। अब एक्चुअली क्या हुआ, ये स्टिग्मा किसका है, ये कोई प्लांट स्पीसीज है, उसको मैंने नाम दे दिया जाति ए। क्या नाम दे दिया, जाति ए, या इंग्लिश में मैंने इसको नाम दे दिया स्पीसीज ए, मैंने इसको नाम दे दिया। अब एक्चुअली क्या होता है, इसके ऊपर एक परागकण आता है, जो है, एक मिनट, एक परागकण आया जो है जाति ए वाला। ये कौन सा है बेटा, जाति ए का परागकण है, स्पीसीज ए का परागकण है। इसके ऊपर बेटा और भी तो कोई परागकण आ सकते हैं, जैसे ये हो गया बेटा स्पीसीज बी वाला, और भी कई इसके ऊपर परागकण आ सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया ये कोई आ गया स्पीसीज, सॉरी ये मैं कह रहा हूं, जैसे इसके ऊपर कोई आ गया स्पीसीज सी वाला, जैसे इसके ऊपर कोई आ गया स्पीसीज डी वाला। किसी की अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से आता है तो कोई भी परागकण किसी भी जाति का वो यहां पर आ सकता है, लेकिन पराग नलिका का विकास केवल किसका होगा बेटा, अगर ये जाति ए है तो इसी जाति का होगा, इनसे ही नलिका निकलेगी, इससे नलिका नहीं निकलेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये पूरी स्लाइड जो है वह यही कह रही है, क्या कह रही है कि परागण सही प्रकार के पराग के स्थानांतरण की गारंटी नहीं देता है। अक्सर गलत पराग के पराग या तो अन्य प्रजातियों से या उसी पौधे से भी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, कि द पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन often pollen of the wrong type either from other species or from the same species plant also land on the stigma। जैसे आप लोग देख रहे हो, ये आपको एक स्टिग्मा दिख रही है, इस स्टिग्मा के ऊपर ये भी पोलन ग्रेन दिख रहे हैं, ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी अलग अलग, ये भी पोलन ग्रेन है, अलग अलग तरीके के पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर जाकर लग जाते हैं परागण के द्वारा, लेकिन पराग नलिका उसी की बनेगी जो उसके क्या होगा, सुयोग्य होगा, मतलब उसी जाति का होगा। आगे देखो बेटा, ये अपन ने देख लिया। अब क्या होता है कि पिस्टिल क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। पिस्टिल जो है वह उसको बिल्कुल उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है कि उसी जाति का पोलन ग्रेन जो है वह वहां पर आया है। तो अगर सेम जाति का आया है तो पिस्टिल उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगा, उसका फर्दर प्रमोट करेगा, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोट करेगा, और अगर अलग तरह का आया है तो उसको प्रमोट नहीं करेगा। यही बात कह रहा है पिस्टिल रिकॉग्निशन। पिस्टिल रिकॉग्निशन का मतलब अगर राइट टाइप का पोलन आया है तो वह प्रमोट करेगा फर्टिलाइजेशन को, और अगर रॉन्ग टाइप का या इनकॉम्पेटिबल आया तो वह उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका जर्मिनेशन तक भी इनहिबिट हो सकता है। ये ध्यान रखना। इस तरीके में पराग को पहचानने की क्षमता होती है, उसके अंदर जेनेटिकली इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि वह सही प्रकार का है या गलत प्रकार का। यदि यह सही प्रकार का हो तो स्थिरीकेशन पराग को स्वीकार करता है और परागण पश्चात घटनाओं मतलब निषेचन को बढ़ावा देता है। यदि पराग गलत प्रकार का है तो स्थिरीकेशन वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नली की वृद्धि को रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और इज द रॉन्ग टाइप। ठीक है, इफ it is right type, the pistil accept the pollen and promote post pollination events. If the pollen is of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। या तो उसके जर्मिनेशन को भी रोक देगा, या अगर किसी कारणवश जर्मिनेशन या अंकुरण हो भी जाता है तो वर्तिका के अंदर उस पराग नलिका की वृद्धि को रोक देता है। आगे देखो बेटा, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन इज द रिजल्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड द पिस्टिल। कंटिन्यूअसली क्या होता है, पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपाउंड ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दीज ऑफ द पिस्टिल। इसके द्वारा पोलन ग्रेन के द्वारा भी कुछ केमिकल का सीक्रेट होता है, और जो
वर्तिका के टिश्यूज है उनके द्वारा भी कुछ, वर्तिकाग्र के उत्तक है उसके द्वारा भी कुछ विशेष प्रकार के केमिकल जब सेम हो जाएंगे तो वो इंटरेक्शन होगा और पराग नलिका बनेगी या परागकण का अंकुरण होता है। यही है, यही बात कर रहा है। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओवल टुगेदर, मतलब वर्तिकाग्र पर पराग निक्षेपण से लेकर बीजांड में पराग नलिके के प्रवेश की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से पराग स्थिरीकरण संकर्षण कहा जाता है। यह पराग और स्थिरीकरण के रासायनिक घटकों द्वारा मध्यस्थ होता है। पराग स्थिरी संकर्षण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें पराग की पहचान और उसके बाद पराग का संवर्धन या अवरोध शामिल होता है। कि ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओवल आर टुगेदर कॉल्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहेंगे। परागण और पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ये सभी जो घटनाएं हैं उसको अपन लोग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। इस स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में बेटा जितने भी बॉटनिस्ट थे या जितने भी ऐसे साइंटिस्ट जो प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ ऐसे केमिकल को खोजा है जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में काम में आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के पोलन ग्रेन को भी अलग अलग, अगर एक पोलन ग्रेन अलग स्पीसीज का है तो भी वो उसको वहां पर एक्सेप्ट करवा के पराग नलिका का निर्माण किया जा सकता है। यही स्लाइड यही कह रही है। इट इज नो मोर इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। आगे देखना बेटा। अब क्या होता है? अब अगला स्टेप जो है कि जब पराग नलिका जो है वह बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो बेसिकली क्या होता है, अपन सब जानते हैं कि ये जो पराग नलिका जो है वह जब बीजांड के अंदर एंटर करती है तो सिनर्जिड्स या जो सहायक कोशिकाएं होती है, सिनर्जिड के ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं और वो बोरोन कैल्शियम इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स बनता है और उसकी तरफ पराग नलिका आकर्षित होती है। तो जब सबसे पहले जो प्रवेश करती है तो एक सहायक कोशिका, जैसे मैं कह रहा हूं ये रही दो सहायक कोशिका। डायग्राम यहां से बेटा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, उसके बाद अपन इसको आगे देखेंगे। आई थिंक दिख रहा है, फिर भी मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। ये अपने काम की चीज ये एक्चुअली क्या हुआ, ये बेटा दो सहायक कोशिकाएं, ये क्या है बेटा? ये दोनों क्या है, मैं इधर बना देता हूं, ये दोनों हैं सहायक कोशिकाएं। ये दोनों क्या है? सहायक कोशिकाएं, एसेसरी सेल्स, सिनर्जिड्स कह सकते हैं। सिनर्जिड्स क्या है बेटा? सिनर्जिड्स, या जिसको बोलते हैं बेटा सहायक कोशिका, या कई जगह पर सहायक कोशिका भी लिखा हो सकता है। सहायक कोशिकाएं। अब एक्चुअली क्या होती है, जब पोलन ट्यूब इस बीजांड के अंदर आएगा तो एक पोलन ट्यूब एक सहायक कोशिका इस पोलन ट्यूब को जगह देगी, मतलब जगह थोड़ा सा साइड में होगी तो एक जो सहायक कोशिका है यहीं पर नष्ट हो जाती है। जो नष्ट हो जाती है उसको डीजनरेटेड सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डीजनरेटेड सिनर्जिड कहते हैं। जबकि ये जो दूसरी जो होती है यह निषेचन के बाद नष्ट होती है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? परसिस्टेंट। और ये जो है वो आपके एग सेल पड़ा ही है, ये बीच के अंदर पोलर न्यूक्लियाई है और ऊपर की तरफ क्या पड़े हैं बेटा? आपके एंटीपोडल सेल्स है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये कौन सा बेटा? चैलेजल एंड है। ये वाला एंड कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड। ये वाला तो हो गया बेटा माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला कौन सा हो गया? ये आपके हो गया बेटा चैलेजल एंड। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसको पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्या कुछ नई चीज अगर अपन को देखने को मिलती है। तो आई थिंक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, फिर भी मैं पूरा एक मिनट इरेज कर देता। चलो इरेज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ लगेगा आपको। इरेज नहीं किया तो गड़बड़ लगेगा, ठीक है ना। मैं वापस लिखना पड़ेगा, वापस लिख लेता हूँ क्योंकि ठीक है। ये क्या है बेटा? देखना इधर, ये तो है आपके माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये है आपके चैलेजल एंड। ये जो है सहायक कोशिकाएं लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ठीक है। क्या होता है बेटा कि पराग नलिका अंड उपकरण की सहायक कोशिका के माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। यह निषेचन से पहले होता है। दो सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका पराग नलिका के प्रवेश के लिए स्थान प्रदान करने हेतु नष्ट हो जाती है। मतलब दो सहायक कोशिकाएं थी, दोनों सहायक कोशिका में से एक सहायक कोशिका क्या करेगी, पराग नलिकों को अंदर एंटर करवाने के लिए जगह देगी और इस दौरान वह नष्ट हो जाती है। इसे क्या कहेंगे बेटा, नष्ट हुई सहायक कोशिका, या इसको बोलेंगे अपन डीजनरेटेड सिनर्जिड जाता है। जबकि दूसरी सहायक कोशिका निषेचन के बाद नष्ट होती है, ऐसी सहायक कोशिका को बोलेंगे स्थायी सहायक कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गई डीजनरेटेड और ये हो गई बेटा परसिस्टेंट एसेसरी सिनर्जिड्स। ठीक है कि द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सेक थ्रू सिनर्जिड ऑफ एग apparatus prior to fertilization. Out of two synergid, one degenerate to provide seat for the entry of pollen tube. This synergid is called as degenerated synergid, while as another synergid degenerated after fertilization, and such synergid is called as persistent synergid. Is that clear? Then come on the next slide. Pollen tube burst. अब क्या होगा, दबाव के कारण पोलन जो ट्यूब है वह फट जाती है और अपनी जो भी उसके अंदर मटेरियल होगा, मटेरियल क्या होगा, तीन चीज होगी बेटा, दो तो मेल गैमिट होंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा। तो वह जितनी भी इसके अंदर सामग्री होगी उसको सभी सामग्री अर्थात दो नर युग्मक और नष्ट हुई कायिक केंद्र को नष्ट हुई सहायक कोशिका में छोड़ देती है। द पोलन ट्यूब ब्रस्ट ड्यू टू द एंडोस्मोसिस इनटू द डीजनरेटेड सिनर्जिड एंड रिलीज ऑल इट्स कंटेंट। क्या क्या होता है उसके कंटेंट के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेल गैमिट एंड डीजनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस इनटू द डीजनरेटेड सिनर्जिड। पराग नलिका अंतःपराशन के कारण नष्ट हुई सहायक कोशिका में फट जाती है और अपनी सभी सामग्री अर्थात दो नर युग्मक और नष्ट हुई कायिक केंद्रकों को नष्ट हुई सहायक कोशिका में छोड़ देती है। मतलब जो नष्ट हो रखी डीजनरेटेड सिनर्जिड है उसी के अंदर जो है वो अपने मटेरियल को छोड़ देती है। आगे देखो बेटा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब इसी दौरान जब ये वाला काम हो रहा होता है, कुछ उसी दौरान क्या हो रहा है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये जो ध्रुवीय केंद्रक जो थे, क्या थे बेटा, ध्रुवीय केंद्रक, ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। दो ध्रुवीय केंद्रक थे बीच के अंदर और ये मिलकर द्वितीयक केंद्रक का या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे बेटा, द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस। कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन बोथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ the central cell fuse together to form the secondary nucleus, or we can also call it is definitive nucleus। क्या बोलते हैं बेटा, इसको द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। निषेचन के दौरान केंद्रीय कोशिका के दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे और एक द्विगुणित केंद्रक बनाएंगे जिसे द्वितीयक केंद्रक या निश्चित केंद्रक के रूप में जाना जाता है। आगे देखो बेटा क्या होता है कि अब देखो क्या होगा, पराग नलिका के साथ में दो नर युग्मक आए थे। एक मिनट, क्या हुआ था बेटा कि पराग नलिका के साथ में दो नर युग्मक आए थे। ठीक है, जस्ट एक मिनट, पराग नलिका के साथ में दो नर युग्मक आए थे। तो दोनों में से एक नर युग्मक तो क्या करता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जो उसके पास में पड़ा है, अंड कोशिका के पास जाता है और उसके साथ फर्टिलाइज हो जाता है और क्या करता है, निषेचन करके क्या बनाता है बेटा, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। क्या बनाएगा, जाइगोट या युग्मनज। क्या हुआ बेटा कि दो में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर बढ़ता है और एक द्विगुणित युग्मनज बनाने के लिए अंड कोशिका को निषेचित करता है। इस सलियन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सिनगैमी, या इसे अपन लोग युग्मक सलियन कहते हैं। इसे अपन ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यह एक सत्य निषेचन प्रक्रिया है। युग्मक सलियन से एक विशिष्ट कोशिका बनती है जिसको अपन लोग युग्मनज या जाइगोट नाम से जानते हैं। आउट ऑफ द टू मेल गैमिट्स, one male gamete move toward the egg cell and fuse with it to form a diploid zygote, and this is known as syngamy. It is also known as
ट्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इसको अपन लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सिनगमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज जायगोट। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जायगोट बोलते हैं। आगे देखो क्या होता है। तो बेटा अपन ने कहा था कि दो पोलन ट्यूब दो नर युग्मकों को लाते हैं। एक नर युग्मक ने तो क्या क्या, अंड केंद्रक के साथ संलित हो गया और जायगोट बना दिया। दूसरे का क्या होता है, तो बेटा दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला नर युग्मक क्या करता है, जो द्वितीय केंद्रक बनाया उसके साथ फ्यूज हो जाता है, उसके साथ फ्यूज हो जाता है। और यहां पर एक साथ तीन केंद्रक काम में आ रहे हैं, एक दो और एक, ये तीन केंद्रक, इसलिए इसको अपन लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन त्रिकसलियन नाम से जानते हैं। क्या नाम से है बेटा, त्रिकसलियन। यहां पर दो बार निषेचन हो रहा है, एक बार पहले हुआ, एक बार अब हुआ, इसलिए इसको अपन लोग द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन नाम से भी जाना जाता है। द सेकंड मेल गैमेट मूव टुवर्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड गेट्स fused with the diploid secondary nucleus. This fusion is called as triple fusion और vegetative fertilization resulting। अब इससे बनेगा क्या, जब तीन बनकर इससे आगे क्या बनेगा बेटा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन का निर्माण होता है। और ये कैसा होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों होंगे ट्रिप्लॉइड बेटा, सीधी सी बात है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीन न्यूक्लियस अगर जुड़ जाएंगे तो ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणी संरचना बनेगी। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र की ओर बढ़ता है और द्विगुणित द्वितीय केंद्र के साथ सलित हो जाता है। इस सलियन को त्रिकसलियन या कायिक निषेचन कहते हैं। उसको क्या कहा था अपन ने, ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसको बोलेंगे कायिक निषेचन। उसको कहा था सत्य निषेचन, ये है आपके कायिक निषेचन, जिसके परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि चूंकि भ्रूणकोश में दो प्रकार का संलयन हो रहा है, एक युग्मक संलयन और दूसरा त्रिक संलयन, इसलिए इस घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ये जो होते हैं वह आवृतबीजी पादपों के अति महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। केवल आवृतबीजी पादपों के अंदर मिलेंगे, किसी और पादपों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये क्या हो गया बेटा, जायगोट बनाया। ये इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये तो क्या हो गया बेटा, ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर हुआ आपके वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन दो बार हुआ ना, तो इसको अपन ने इसलिए कह दिया डबल फ्यूजन। और यहां पर क्या हुआ था, तीन, यहां पर क्या हुआ, थ्री न्यूक्लियस इन्वॉल्व, इसलिए इसको अपन बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। इज दैट क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखो बेटा, दो पोलर न्यूक्लियाई, दो ध्रुवीय केंद्रक, इस पूरी क्रिया में क्या क्या चीजें काम में आती है देखना बेटा। दो तो काम में आएंगे आपके ध्रुवीय केंद्रक, आए कि नहीं आए भाई, क्या सर आए, बिल्कुल आए। एक एग सेल काम आया, एक अंड कोशिका काम में आई। दो नर युग्मक काम में आए। इसका मतलब टोटल एक नर युग्मक तो इसके साथ जुड़ गया था, और एक भाई दो नर युग्मक थे, एक नर युग्मक इसके साथ जुड़ गया, एक नर युग्मक इसके साथ जुड़ा और एक नर युग्मक इसके साथ जुड़ा। इसका मतलब द्विनिषेचन और द्विनिषेचन के अंदर टोटल जो है आपके 5 न्यूक्लियाई जो होते हैं वह इन्वॉल्व होते हैं। इसका नंबर आपको ध्यान रखना है, कौन कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा आप लोग। सत्य निषेचन द्वारा जो जायगोट हुआ, जायगोट बना, ये आगे चलकर इसने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। ये क्या बना दिया इसने, जो युग्मनज है, युग्मनज ने आगे चलकर क्या बना दिया बेटा, भ्रूण का निर्माण कर दिया। और PEN क्या करता है, PEN जो है वो आगे चलकर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। जो प्राइमरी, इधर लिख लेता हूं थोड़ा, जो PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी
एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस था इसने क्या किया, या जो पेन था इसने आगे चलकर क्या बना दिया, इसने आगे चलकर एंडोस्पर्म बना दिया। क्या बना दिया बेटा, भ्रूणपोष बना दिया। भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूणपोष बना दिया जो क्या करेगा, भ्रूण के विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वह इधर है डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और जो भी बाकी वाला जो भी है पेन जो यहां पर बनाता है उसने क्या बना दिया बेटा, PEN पेन ने क्या बना दिया बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है उसने आपके जो है वह एंडोस्पर्म का निर्माण किया। यही कह रहा है कि त्रिसंलयन द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में होता है। त्रिसंलयन के बाद केंद्रिक कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है और भ्रूणपोष में विकसित होती है, जिसका उपयोग बढ़ते हुए भ्रूण के रूप में के लिए पोषण के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं बेटा। अब इसके बाद एंटीपोडल जो प्रतिव्यासांत कोशिका होती है उसका क्या होता है, वो भी नष्ट हो जाएगी, और इसी समय युग्मनज नष्ट हो रही सहायक कोशिकाओं और प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी क्या हो गई, नष्ट हो गई, और जो भी शेष सहायक कोशिकाएं होती है वो भी नष्ट हो जाएगी। ये थी एंटीपोडल सेल्स, और ये वाली सहायक कोशिका ये अपना पोषण जो है वो पूरा का पूरा क्या दे देगी, विकसित हो रहे भ्रूण को अपना पोषण प्रदान कर देगी। द एंटीपोडल सेल्स एंड रिमेनिंग सिनर्जी डीजनरेट आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, जो एक तो पहले हो गई थी एक अब हो जाएगी, ठीक है। एट दिस टाइम जाइगोट ऑब्टेन फूड फ्रॉम दी डीजनरेटिंग सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स। देन कम ऑन दी नेक्स्ट साइफोनोगोमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वह निषेचन, ऐसा निषेचन जिसके अंदर अचल युग्मकों को पराग नलिका के माध्यम से मादा युग्मक के पास ले जाया जाता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, साइफोनोगेमी कहा जाता है। क्या कह रहा है कि द फर्टिलाइजेशन इन विच द नॉन मोटाइल गैमीट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमीट थ्रू पोलन ट्यूब इज कॉल्ड एज साइफोनोगेमी। निषेचन की वह क्रिया जिसमें अचल युग्मकों को पराग नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक ले जाने का काम किया जाता है, उसे अपन लोग साइफोनोगेमी कहते हैं। ये बेटा पूरा आपको डायग्राम जो है अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, एक बार मैंने बड़ा कर दिया है। यहाँ पर पोलन ग्रेन आए थे, ये पराग नलिका ही, और पराग नलिका जो है वो किस प्रकार से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, ये चीज अपन ने पूरी पढ़ी, ठीक है। अब देखना बेटा, छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। अब देखो बेटा आगे क्या होता है, आगे देखो निषेचन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, निषेचन के बाद क्या होता है। ये बेटा देखो, ये निषेचन की पहले की अवस्था है। कितना शानदार फ्लावर बना रखे हैं, दलपुंज दिख रहे हैं आपको, स्टामिन दिख रहे हैं, पिस्टिल दिख रहा है, सेपल्स दिख रहे हैं, स्टामिन स्टिग्मा दिख रहा है, ठीक है। स्टामिन 2 जगह बना दिए। उसके बाद यही स्ट्रक्चर जो है आगे चलकर क्या बना रही है बेटा, आपकी फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था है। एक एक को अपन डिस्कस करेंगे, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, बीज कैसे बनते हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर अगर अपन बात करें तो द्विनिषेचन के पास जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन बीजांड का बीज में और अंडाशय का फल में विकसित होना, सभी घटनाएं जो है निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। होता क्या, देखना बेटा इस डायग्राम से समझते हैं कि द्विनिषेचन के बाद क्या होता है कि जो बीजांड है वह तो बीज में परिवर्तित हो जाता है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल तो किस में परिवर्तित हो गया बेटा, सीड के अंदर या बीज के अंदर परिवर्तित हो गया, और जो ओवेरी है, ओवेरी जो है वह क्या बनाती है बेटा, फ्रूट बनाती है। ओवेरी आगे चलकर क्या बनाती है बेटा, फल का निर्माण करती है। ये चीज, अब ये सभी चीजें जो है, इन सभी के निर्माण की क्रिया जो है वह निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती है। आगे देखना बेटा। अब देखो बेटा, इसी दौरान एंडोस्पर्म का निर्माण भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ओवेरी के अंदर जब भ्रूण जो है वह डेवलप होता है तो उसको फूड की जरूरत पड़ती है। तो फूड कहां से मिलेगा, फूड मिलेगा एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट साथ साथ में चलता है कि द एंडोस्पर्म डेवलप्ड
प्रसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और यह पहले होता है, उल्टा क्या होता है, पहले होता है। भ्रूण पोष का विकास भ्रूण विकास से पहले होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पर t बराबर 0 के ऊपर द्विनिषेचन हो गया, t बराबर 1 पे एंडोस्पर्म का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो जो का फॉर्मेशन जो है, डेवलपमेंट जो है वह t2 पे होता है, पहले हो जाता है। ध्यान रखना, t0 के ऊपर तो क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन, t1 के ऊपर क्या हुआ, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, और t2 के ऊपर क्या हुआ, एम्ब्रियो। अब देखो बेटा, द प्राइमरी, ये अपने बता दिया, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसके अंदर विभाजन होता है और ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। त्रिगुणित एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का निर्माण होता है। क्या बनेगा बेटा, भ्रूण पोष जो है वह आपके बनने लग जाता है। आगे देखो बेटा, फिर एंडोस्पर्म जो होता है वह एंडोस्पर्म बेसिकली इस उत्तक की कोशिकाओं के अंदर, बेसिकली इसके अंदर आपके पेरेनकाइमेटस जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या करेगा, ये इसके अंदर कई सारा फूड मटेरियल जो है वह स्टोर रहता है, और यही जो फूड मटेरियल है वह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये जो आपको चारों तरफ जो सेल्स दिख रही है, ये सभी सेल्स एंडोस्पर्म की सेल्स है, विच आर रिच इन फूड मटेरियल एंड दे गिव्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये कह रहा है कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस उत्तक की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से भरी होती है और विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए उपयोग आती है। एंडोस्पर्म बेसिकली जो है, या जो भ्रूण पोष है वह दो प्रकार का होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा केंद्रकीय, या जिसको बोलते हैं मुक्त केंद्रकीय, या न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर, और दूसरा जो होता है वह होता है सेलुलर। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे वाली स्लाइड में समझाऊंगा। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा कोशिकीय। क्या बोलते हैं, कोशिकीय। बिल्कुल इजी है बेटा। आपको एक ये चीज ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर जो होता है उसके अंदर डिवीजन तो होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, लेकिन जब ये उस समय कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद उसके अंदर साइटोकाइनेस या सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। कोशिका भित्ति का निर्माण बाद में होता है, और यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे कैरियोकाइनेसिस होगा वैसे वैसे उसके साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है। देखते हैं बेटा क्या है कि द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज जनरली फाउंड इन द पॉलीपेटली और इन डाइकॉट। डाइकॉट जो होते हैं उनके अंदर एक ग्रुप है पॉलीपेटली एंड गैमोपेटली। आपको इतना ही ध्यान रखना है, गोमीपेटली एंड पॉलीपेटली। उसके अंदर आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता क्या है बेटा, देखो इसके अंदर क्या हुआ कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसके अंदर डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन हुआ, दूसरा हुआ, और उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस बन गए, लेकिन अभी तक इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनी है। अभी तक इसके चारों तरफ क्या नहीं बनी है, सेल वॉल नहीं बनती है। सेल वॉल ठेठ एंड में जाकर बनती है। इस तरह का जो भ्रूणपोष होता है उसको केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष का विकास पीईसी में मुक्त केंद्रकीय विभाजनों द्वारा होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा होता है। सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में लगातार केंद्रक विभाजन होते जाते हैं। रेगुलर रिपीटेटिव प्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिससे मुक्त केंद्रक पदार्थ पैदा होते हैं, और इस प्रकार एक बहुकेंद्रकीय मल्टीसेलुलर भ्रूणपोष का जो है वह निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बाद में क्या होता है, अब जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई, यहां पे देखना, जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां पर कोशिका भित्ति, ये आपको दिख रही है ना, ये है सेल वॉल। ये क्या है बेटा, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मतलब कोशिका भित्ति सबसे एंड में जाकर बनी है। कोशिका भित्ति क्या है बेटा, सबसे एंड में जाकर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। इस प्रकार यह जो है आपके कोशिकाकरण की क्रिया होती है, और ये जो पूरा है आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है। अब देखो बेटा, कोशिका मुक्त कंडीशन बहुत भिन्न होती है। ये तो कोई सबसे कॉमन जो है, सबसे कॉमन टाइप का है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है, इट इज अ हाईली कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म टाइप। एक चीज देखो बेटा, जो कच्चा नारियल होता है जिसको बोलते हैं टेंडर कोकोनट,
टेंडर कोकोनट के अंदर जो लिक्विड मटेरियल जो होता है, आगे मैं और चीज बताऊंगा बहुत शानदार वाली, जो लिक्विड आप लोग जो पानी पी रहे हो, ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। एंड ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं, स्टार स्लाइड बता रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन बार बार और आ सकता है। द कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट, कच्चे नारियल के अंदर ही पानी होता है, सूखे नारियल के अंदर कभी पानी नहीं होता है। टेंडर कोकोनट इज प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। फिर देखो बेटा, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 सेल बनेगी, और जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुए उसके चारों तरफ क्या बन गई बेटा, कोशिका भित्ति भी बन गई। आगे और डिवीजन हुआ और कोशिका भित्ति, जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है कोशिका भित्ति भी क्या होती है, साथ साथ बनती जाती है। कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ईच डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका भित्ति बनना, कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद। सो द एंडोस्पर्म रिमेन्स सेलुलर फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां पे शुरू से ही क्या है, एंडोस्पर्म सेलुलर है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आपको नारियल दिख रहा है, बहुत ही शानदार बता रहा हूं, थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा सा पका हुआ है, मतलब पानी है अभी तक इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 चीजें, इसको तो बेटा खाया जाता है, इसको तो क्या होता है, खाया जाता है, और इसको क्या होता है बेटा, पिया जाता है। इसको क्या होता है, पिया जाता है। ये ड्रिंकिंग है और ये एडिबल है। तो जो ड्रिंकिंग होता है वह तो है आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो एडिबल होता है जिसको खाते हैं वह है सेलुलर। ये चीज ध्यान रखना, ये अगेन मैं कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगेन इट इज अ हाईली इंपॉर्टेंट स्लाइड। पूछ सकता है कि द ईडेबल पोर्शन ऑफ कोकोनट इज, या ये पूछ सकता है कि द ड्रिंकेबल पोर्शन ऑफ कोकोनट इज। तो ईडेबल जो पोर्शन होता है, इसको खाया को बोलते हैं ईडेबल, क्या बोलते हैं, एडेबल। एडेबल पोर्शन जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो ड्रिंकेबल होता है, जो ड्रिंकेबल होता है उसको बोलते हैं अपन लोग न्यूक्लियर। देन कम ऑन दी नेक्स्ट, एक और है बेटा, आपने मंडमय भ्रूणपोष, एक तीसरा और भी होता है, स्पेशल पॉइंट है कि जो स्टार्ची एंडोस्पर्म, स्टार्ची मतलब उसके एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो आपके चावल के अंदर, गेहूं के अंदर, मक्का इसके आदि के अंदर देखने को मिलता है। तो बेटा ये आपका लेक्चर जो है ये भी खत्म हुआ। आगे अपन लोग इसके बारे में और कुछ इस चैप्टर का जो भी बाकी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आगे 1 या 2 मैक्सिमम 2 लेक्चर इस चैप्टर के अंदर और चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।